300 जीन वजन वाली सीईओ की पत्नी एक भव्य यान हुई में गलती से कुर्सी तोड़ बैठती है और इसी बात पर सीईओ उसे सार्वजनिक रूप से तुच्छ समझने लगता है। यह अपमान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है, क्योंकि घर लौटे ही सीईओ की नई प्रेमिका ग्वान जिया के साथ मिलकर उसे जहरीली खिचड़ी पिला देती है। जहर का असर होते ही भारी भरकम शरीर वाली वह महिला तड़प तड़प कर मर जाती है, जबकि नई प्रेमिका खुशी से यह मान लेती है कि अब वह जल्द ही नई सीईओ पत्नी बन जाएगी। लेकिन उसी क्षण किस्मत पलट जाती है, क्योंकि प्राचीन द जो साम्राज्य की महारानी नृत्य करते समय हत्या का शिकार होती है और उसकी आत्मा समय पार कर उसी सीईओ पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। नई आत्मा में जागी द जो की महारानी को जैसे ही पिछली मालकिन की यादें मिलती हैं, उसे समझ आ जाता है कि इस शरीर ने कितने अपमान और अन्याय सहे हैं। वह कसम खाती है कि इस कायर और दबाई गई महिला के लिए न्याय लेकर रहेगी। सबसे पहले वह नई प्रेमिका के चमचे ग्वान जिया को जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है और पूछती है कि उसे देखकर सलाम क्यों नहीं किया गया। नई प्रेमिका इसे नाटक समझती है, लेकिन अगले ही पल उसे भी जोरदार थप्पड़ पड़ता है। गुस्से में तिलमिलाई नई प्रेमिका पलटकर हाथ उठाना चाहती है, मगर वह महारानी के सामने टिक नहीं पाती और 99 थप्पड़ों के बाद जमीन पर पड़ी होती है। फिर भी महारानी का गुस्सा शांत नहीं होता और वह नौकरानी वांग माँ को आदेश देती है कि उसे बाहर ले जाकर 20 और थप्पड़ लगाए जाए। इसी दौरान महिला के दोनों बच्चे बीच में आ जाते हैं और नई प्रेमिका का पक्ष लेते हैं, ये कहते हुए कि वह सुंदर, सभ्य और उनसे प्यार करने वाली है। बेटे की इस बात पर महारानी बिना झिझक उसे 100 डंडे मारती है, जिससे सब सन्न रह जाते हैं। बेटी यह सोचकर राहत लेती है कि शायद उसे नहीं मारा जाएगा, लेकिन महारानी उसे भी अनुशासन का स्वाद चखाती है। तभी सीईओ शोर सुनकर पहुंचता है और नई प्रेमिका व बच्चे उसे बचाव करता समझकर महारानी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हैं। सीईओ उनकी बातों पर भरोसा कर लेता है और महारानी से सफाई मांगता है। जवाब में महारानी खुलकर कहती है कि एक बाहरी औरत को उसके घर के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है और वह उसी तरह की छिपी हुई तीसरी औरत को सबक सिखा रही है। यह कहकर वह सीईओ को भी थप्पड़ मार देती है, जिससे सीईओ आग बबूला हो जाता है। गुस्से में सीईओ महारानी को गांव के पुराने घर में बंद करवा देता है और आदेश देता है कि जब तक उसे अपनी गलती का एहसास न हो, उसे बाहर न निकाला जाए। लेकिन यही वह जगह होती है जहाँ महारानी असली नियंत्रण स्थापित करती है। ग्वानजिया जानबूझकर उसे फफूंदी लगी रोटियां और सड़ा अचार खिलवाती है, मगर महारानी उल्टा उसी ग्वानजिया को सबक सिखाती है। वह उसे थप्पड़ मारती है, गला दबाती है और उंगलियों पर लकड़ी से जोर डालकर उसकी घमंड तोड़ देती है। रसोइये को भी डराकर अपनी सेवा में झुका लेती है और स्पष्ट कर देती है कि उसका शासन इनाम और सजा दोनों में बराबर होगा। कुछ ही दिनों में पुराने घर के सारे नौकर महारानी के आगे झुक जाते हैं। कोई उसके लिए ओस इकट्ठा करता है तो कोई स्वादिष्ट भोजन बनाता है। बाहर से वह सज्जा में बंद दिखती है, लेकिन भीतर वह एक शासक की तरह सम्मान और वैभव से जी रही होती है। इसी बीच सीईओ उसे फोन करता है, क्योंकि छोटा बेटा रो रहा होता है, मगर महारानी साफ इनकार कर देती है और फोन कटवा देती है। हालांकि सीईओ के पिता के प्रति सम्मान के कारण वह उनके आगमन की तैयारी करती है। 1 महीने बाद जब सीईओ के पिता लौटे हैं तो वे सबसे पहले बहू के बारे में पूछते हैं। सीईओ और नई प्रेमिका मिलकर महारानी को बदनाम करते हैं और बच्चों से भी शिकायतें करवाते हैं। तभी अचानक नई प्रेमिका द जो महारानी का प्राचीन नृत्य दिखाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वह नृत्य वर्षों से लुप्त माना जाता था।